हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 002 की क्लासेस चल रही हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ब्लॉक 4 पे विच इज अबाउट अडल्टहुड एंड एजिंग और इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं जिनको हम अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम यूनिट 1 को लेंगे, फिजिकल चेंजेस के बारे में है। इससे पहले कि आज का वीडियो हम बिगिन करें, मैं आपको इस पूरे ब्लॉक के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहती हूँ। यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एक एक वीडियोस में आराम से कवर हो जाएंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में। इतना लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा जो 40 या 35 मिनट्स के हमारे वीडियो रहते हैं जनरली। तो ये काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें आपको ग्राउंड्स मिलेंगे समझने के लिए। यूनिट 3 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये जो आपका साइको सोशल चेंजेस है, मान के चलिए एक लॉन्ग और एक शॉर्ट एग्जाम में रखा ही रखा है। एमपीसी 002 के क्वेश्चन पेपर में इस यूनिट से 100% क्वेश्चन आता है और यूनिट 4 में चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एजिंग प्रोसेस में से भी 100% क्वेश्चन आता है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूनिट 3 थोड़ी बड़ी है जिसको हम 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। देखेंगे उस समय, अगर 2 में हो जाएगा तो 2 में करेंगे, वरना शायद ये यूनिट भी 3 पार्ट्स में जा सकती है। और यूनिट 4 जो है वो भी आपकी अगेन 2 पार्ट्स में जाएगी। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 1 और 2 को हम बहुत शॉर्ट में निपटा देंगे। तो ये जो पूरे ब्लॉक है एक तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोड्यूस कर रहा है, सेक्शन बी के लिए भी क्वेश्चन प्रोड्यूस कर रहा है। और अब हम बिना किसी डिले के आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे जिसमें हम यूनिट 1 को कवर करेंगे। तो चलिए क्विकली ओपन कर लेते हैं यूनिट 1। तो ये है यूनिट 1 विच इज अबाउट फिजिकल चेंजेस, अर्ली अडल्टहुड, मिडिल एज, ओल्ड एज। 3 पार्ट्स को इसमें हम कवर करेंगे। एक तो अर्ली अडल्टहुड के बारे में बात करेंगे, फिर मिडिल एज के बारे में बात करेंगे, ओल्ड एज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये सारी यूनिट्स में चलेंगी। मतलब ये जो पूरा ब्लॉक है ना, ब्लॉक 4, ये 3 कैटेगरीज को कवर करेगा। तीनों के ही बारे में हर यूनिट में हम बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट में जब हम फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे तो तीनों के लिए करेंगे, यानी अर्ली अडल्टहुड में क्या चेंजेस होते हैं, मिडिल में और ओल्ड एज में। साथ साथ इसमें वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि ये जो अडल्टहुड का पीरियड है या मिडिल अडल्टहुड है, ये बेसिकली कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है, क्या मेन फीचर्स होते हैं, ये भी इसी वीडियो में हम समझेंगे। और जब हम कॉग्निटिव की बात करेंगे यूनिट 2 में, तो कॉग्निटिव चेंजेस तीनों के लिए समझेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। चलिए तो फिलहाल अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कैसे चाइल्डहुड अडल्टहुड कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। चाइल्डहुड के बाद आता है एडोलेसेंस का पीरियड जो काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। पूरी यूनिट हमने उसमें पढ़ी है, पूरा ब्लॉक पढ़ा है उसमें हमने। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो अडल्टहुड आ जाता है। अडल्टहुड को भी मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब प्री अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड, 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। और जब हम यूनिट 3 पढ़ेंगे तब हम ज्यादा फोकस करेंगे अडल्टहुड के 3 पार्ट्स पर। डिफरेंट थ्योरीज आएंगी, वहां पे हम इस पर फोकस करेंगे। वैसे तो हमारी लाइफ के डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिसमें आपने डिफरेंट स्टेजेस को देखा पढ़ा। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड, लेटर अडल्टहुड, ओल्ड एज, इस तरीके से चीजें चलती जाती हैं। तो यहाँ पर हम यही सब देखेंगे, आप इसको क्विकली रीड करिएगा। वैसे देखिए, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप तो सभी अडल्ट ही हैं जो इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, इस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। डेफिनेटली अडल्ट तो सभी हैं, चाहे यंग अडल्ट में आ रहे हों, चाहे मिडिल में आ रहे हों, चाहे पोस्ट में आ रहे हों, आप सभी अडल्ट्स हैं। ओल्ड एज में भी हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी। यहाँ पे बात चल रही है तो मैं बता दूं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स कहूंगी उन्हें, क्योंकि 60 प्लस के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी वो पढ़ना चाहते हैं और एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं इग्नू से। मतलब बहुत ही चीजें कभी कभी हैरान करती है और अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है कि ऐसी भी चीजें हम लाइफ में एक्सपीरियंस करने को देख रहे हैं। तो वो लोग पढ़ रहे हैं, तो वो इस एज में आके आगे रिटायरमेंट के बाद अपने आगे की लाइफ में इस चीजों को पढ़ते हैं। फिलहाल अर्ली अडल्टहुड पे आ जाते हैं। अब कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि अर्ली अडल्टहुड क्या है। काफी मेच्योर फेज होता है लाइफ का, टीन एज से बाहर निकलते हैं, बड़े होने की डिजायर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का मन होता है, मगर लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। और जो होते भी हैं वो वही होते हैं अपने स्कूल लेवल के, अपने दोस्तों के साथ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्होंने शायद कोई छोटा मोटा ट्रॉमा दिया होता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है। कुछ लोग इस एज में काफी सिंसियर भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके के यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अर्ली अडल्टहुड की जब शुरुआत होती है, बिल्कुल शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, टीनेज से निकलने के बाद, तब काफी ज्यादा इमेच्योर, अपरिपक्व जिसे कहते हैं, फेज होती है वो। ये 20 से 40 ईयर्स के अराउंड चलती है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। आप अज्यूम करिए, इसको छोड़िए, आप खुद से सोचिए कि अर्ली अडल्टहुड में यानी 20 से लेके आप 30 पर ही आ जाइए। अभी बिगिनिंग की बात करते हैं। 20 से 30 के बीच में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। 20 से 30 के बीच में सबसे ज्यादा फोकस होता है करियर पर और रिलेशनशिप पर। ये वो टाइम होता है जब लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल करियर को ढूंढते हैं। इनिशियली स्टेबल नहीं होंगे, स्विचेस करते हैं, बहुत सारे चेंजेस करते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। अभी स्टेबिलिटी की बात का ये मतलब नहीं है कि वो जगह पर रहना चाहते हैं, यहाँ पे वो लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
लेकिन स्टेबिलिटी चाहते होते हैं रिलेशनशिप्स में, मतलब एक अच्छा पार्टनर हो, गुड रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो, फिजिकल डिजायर्स पूरी हो, इमोशनल नीड्स पूरी हो, मेंटली सेटिस्फाइड रहे, ये सारी चीजें इस टाइम पर रिक्वायरमेंट होती है, प्रायोरिटी पे होती हैं। जब ये फेज आगे आगे बढ़ता है, फैमिली सेटल होने लगती है, फैमिली मिल जाती है, वही मैस्लो की नीड्स वाली चीजें हैं कि आपकी जब नीड्स एक तरह की फुलफिल हो जाती हैं तो आप आगे की नीड्स का सोचते हैं। एक बार जॉब अच्छी हो जाती है, अच्छी अर्निंग होने लग जाती है, सेविंग्स प्रॉपर होने लग जाती है, रिलेशनशिप अच्छे मिल जाते हैं, हस्बैंड को वाइफ, वाइफ को हस्बैंड, फैमिली, सब चीजें अच्छी मिल जाती हैं, तो आगे की चीजें चलती हैं। अब लाइफ में और आगे क्या चाहिए? 30 से 40 की एज में करियर में स्टेबिलिटी इंसान चाहता है, वो नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा मूवमेंट करे, बहुत ज्यादा चेंजेस करे। 30 में भी शुरुआत के दौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर 40 तक आते आते इंसान एक प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहता है कि वो बहुत नहीं चाहता कि उसे बार बार चीजों में स्विच करना पड़े। लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स तो वो करता रहेगा, लेकिन वो भी तभी होंगे जब उसको सक्सेस नहीं मिल पाई है। अगर उसको डिजायर्ड सक्सेस मिल गई है या फिर वो काफी हद तक सेटिस्फाइड है, तो फिर वो उसमें सेटल्ड होकर रहना चाहता है, मूवमेंट नहीं करना चाहता। 40 के बाद और चीजें बदल जाती हैं। बच्चे अगर किसी के टाइमली हो गए होते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पढ़ाई, उनके करियर, उनके फ्यूचर को लेकर वरीज, और लाइफ में डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पर क्या 20 से जो मैं 40-50 तक का आपको फेज बता रही हूँ सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लाइफ में चलती हैं? नहीं। जब चीजें हमारे साथ अच्छी चलती हैं तो साइमल्टेनियसली कुछ नेगेटिव चीजें भी चल सकती हैं। जैसे कि किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना उसे ट्रॉमा देगा, उसकी बाकी की चीजों को इम्पैक्ट करेगा। करियर में ग्रोथ ना आ पाना, डिजायर्ड लाइफस्टाइल सेटल ना हो पाना, किसी तरीके का फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो जाना, अपने लव्ड वंस का चले जाना, सेपरेशन हो जाना, किसी की फैमिली सेटल ना हो पाना, ये जितनी चीजें हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट पे करी थी ना, उतनी चीजें उनमें से कुछ चीजें नेगेटिव किसी के साथ हो सकती हैं। तो लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमें जिंदगी में सब चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, हम चाहे ना चाहे हमें चलना पड़ता है। सबको सब कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन जो मिलता है उसी में एडजस्टमेंट, ऊपर नीचे हिसाब लगाना पड़ता है कि कहाँ पर हम चीजों को लेके खुश रह सकते हैं, कैसे हम जो चीजें हमारी लाइफ में नहीं है उनको हम बाकी चीजों में ढूंढकर कुछ ना कुछ बैलेंस करके अपने माइंड को सेटल करके रह सकते हैं। कोई भी इंसान दुखी होकर नहीं रहना चाहता है, लेकिन ये फेज ऐसा होता है जो हमें लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस देता है जो हमने नहीं सोचे होते हैं। कोई चाहता नहीं है कि उसके साथ ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस लाइफ में हो, लेकिन होते हर एक के साथ हैं। ऐसा कोई नहीं बचा है दुनिया में जिसकी लाइफ इतनी सुपर डुपर अच्छी चल रही हो। यहाँ तक कि हम जो ये आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे देख के, आजकल की यंग जनरेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, उसकी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है। उसकी लाइफ में सब अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी लाइफ के थ्रू सब अच्छा दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ अच्छा ही दिखा रहा है, कोई भी अपनी बुरी चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये सब ज्ञान की बातें छोड़िए, मैं इसको आपको टॉपिक से कनेक्ट करती हूँ कि अर्ली अडल्टहुड में और मिडिल अडल्टहुड में, या जो भी अडल्टहुड का फेज होता है, उसमें हमें मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो जो अभी हम बात कर रहे थे फिजिकल चेंजेस की, अब हम टॉपिक तो वही है हमारा, एक्चुअली में तो मैं आपको सब तरफ ले गई हूँ, सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, पर ओवरऑल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमारा एक फेज होता है तो फिजिकल चेंजेस का भी सारी चीजों का रिलेशन होगा। हमारी जो बॉडी है ना इमोशन से भी तो चलती है, अगर हम मेंटली हैप्पी नहीं है तो फिजिकल चेंजेस हमें जवानी में भी बूढ़ा कर देंगे, ये चीजें भी होती हैं। तो सब चीजों का इंटर रिलेशनशिप है। फिलहाल ये सब हम पढ़ेंगे कि यंग अडल्टहुड में बहुत सारी चीजें होती हैं। हम इंडिपेंडेंट अडल्ट खुद को देखता है, फाइनेंशियली लेस डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स और फैमिली पर। जो जो मैंने आपको बताया है ना वो क्विकली समराइज हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा था आपको इस तरह से बताने में, आपको भी अच्छा लग रहा होगा सुनने में। और यहाँ पे जो यंग मैन एंड वुमेन होते हैं वो अपने करियर चॉइसेस लिखना चाहते हैं, फैमिली सेटल करना चाहते हैं, यही सब बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और ये सब वो बातें हैं जो आप एक्सपीरियंस या तो कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। तो किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है आपने उन चीजों को खुद से समझाए। इसीलिए इसमें एक अच्छी बात ये होती है इस ब्लॉक में कि आप जो लिख कर आते हैं ना, बड़ा पावरफुल इंपैक्ट हो सकता है अगर आपने चीजों को स्मार्टली लिखा है। बुकिश लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ चीजें हैं थ्योरी वगैरह लिखनी पड़ेंगी, उसमें आप अपने आप से नहीं लिख सकते। तो ये जो पीरियड होता है, एरिक्सन कहते हैं कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्राइसिस ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पे लोग जो है, वही मैंने जो इंटीमेसी और रिलेशनशिप की बात बताई, लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और अच्छी फैमिली सेटल करना चाहते हैं, सब चीजें अच्छी अच्छी चाहते हैं। और बहुत सारी चॉइसेस जो होती हैं, मैरिटल चॉइसेस या ऑक्यूपेशनल चॉइसेस, इंसान या तो कर पाता है नहीं कर पाता है। अब आ जाते हैं फिजिकल चेंजेस की तरफ। ये था इंट्रोडक्शन जहां पे मैं बात करी थी, वो मेरा टॉपिक आपको फिजिकल चेंजेस से कनेक्ट करने के लिए तो था, पर इन पर्टिकुलर नहीं था। अब हम बात करेंगे जब ट्रांजिशन होता है एडोलेसेंस से अडल्टहुड में, तो ये जो एज पीरियड होता है एमर्जिंग अडल्टहुड कहलाता है, जिसमें डिपेंडेंसी निकल जाती है चाइल्डहुड वाली, लेकिन अभी भी जो अडल्ट होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो चाहते हैं पर बहुत रिस्पॉन्सिबल हो नहीं पाते हैं। आप सोच के देखिए, कोई 23 साल का बच्चा, आपको लगेगा कि वो पूरी जिम्मेदारी ले सकता है, नहीं ले सकता। इसी वजह से मैरिजेस भी डिले होने लगी हैं। तो यहाँ पे हाइट वेट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वेट में फर्क आता है, हाइट तो ऐसे स्टेगनेंट हो जाती है अडल्ट उस पे
एडोलेसेंस पे आके, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी बदलती है, थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। अब फिजिकल चेंजेस बहुत बड़े लेवल पे नहीं होते, बड़े लेवल पे तो हो चुके हैं एडोलेसेंस में, और फिजिकल चेंजेस नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। हाइट को यहाँ तक एक्वायर कर लेते हैं मेल और फीमेल, और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब आ जाते हैं मिडिल एडल्टहुड पे। मैंने काफ़ी हद तक तो इसके बारे में भी आपसे बात कर ही ली है कि मिडिल एज, मिडिल एडल्टहुड में चीज़ें क्या होती हैं। मिडिल एडल्टहुड जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं होते हुए। सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। ठीक, इसको आप मेरे हिसाब से क्विकली रीड करेंगे तो मोर देन इनफ होगा। मैं फिजिकल चेंजेस पे आती हूँ, क्योंकि जो ओल्ड एज की फिजिकल चेंजेस हैं उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस है मेरा। ये सब तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। अब आप देखिए, जब हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं मिडिल एज में, तो मिडिल एज में चीज़ें बदलती हैं, बहुत बदलती हैं। बालों के कलर से लेकर, हेयर के कलर्स ग्रे होने लगते हैं से लेकर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स भी धीरे धीरे जो है वो, या फिर मेमोरी की तरफ भी अगर हम जाएं, वो तो खैर कॉग्निटिव में आ जाएगा वैसे, लेकिन बहुत सारे बॉडी के जो चेंजेस हैं वो महसूस होने लगते हैं। उतना एनर्जेटिक पर्सन नहीं रहता है। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि कौन खुद को कितना फिट रखता है, लेकिन एक फिटनेस की डिजायर जरूर इस टाइम पर जागती है, जिसके बारे में लोग ज्यादा पहले ख्याल नहीं करते। आपको 30s की एज वाले लोग, 30 से 40 के बीच वाले जो लोग हैं, वो ज्यादा फिटनेस फ्रीक नजर आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब एज जैसे जैसे बढ़ेगी, उनको खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए मजबूती यहीं से देनी शुरू करनी होगी। तो काफी ज्यादा फिटनेस को लेके करते हैं। ये एक ट्रांजिशन होने लगता है एज पर्सनैलिटी में, लोगों के काफी बॉडी में डिफरेंसेस आने लगते हैं, ठीक है। ये नोटिसेबल चेंजेस होते हैं। स्किन में इलास्टिसिटी जो होती है, फेस में, ये सब लूज होने लगती है, दिखने लगती है, नजर आने लगती है। एजिंग के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बाल ग्रे होने लगते हैं, स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं। टीथ जो है वो थोड़ा सा बदलते नहीं है, फर्स्ट येलोइंग उन्होंने लिखा है, ऐसे मैंने किसी के ज्यादा नोटिस नहीं करे हैं, लेकिन होता है। बॉडी सैगिंग होने लगती है, खुद को यंगर दिखाने की डिजायर उनके अंदर ज्यादा आने लगती है इस टाइम पर, क्योंकि पता होता है अब एज आगे बढ़ रही है तो वो वापस तो नहीं जा सकते। हेयर्स को डाई करना और विग्स वगैरह पहनना, एक्सरसाइज प्रोग्राम वगैरह करना नजर आने लगता है। फिजिकल चेंजेस के अलावा इसमें विमेन में मेनोपॉज की भी सिचुएशन अराइज होने लग जाती है 45 से 50 के अराउंड, और हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन, ये इस तरीके की प्रॉब्लम भी होती है, और सेक्सुअली जो है वो लेस एक्टिव हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ 40 to 50 तक आते आते। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। ओल्ड एज के बारे में बात कर लेते हैं। ओल्ड एज का जो फेज होता है, अब ओल्ड एज को हम कैसे डिफाइन करें? कुछ लोग जनरली सोचते हैं कि रिटायरमेंट हो गया उसके बाद ओल्ड एज आ गई, मतलब इंसान बूढ़ा हो गया, ऐसा माना जाता है। ये एक मिथ है, बिल्कुल पूरी तरीके से मिथ है। ओल्ड एज का मतलब होता है ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली एज, वो एज जब पर्सन के पास सब कुछ है एक्सेप्ट द हेल्थ। एक्सेप्ट द हेल्थ अगर उन्होंने मेंटेन नहीं की है तो, मैं ये भी लगा दूं, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, जो 60+, 70+, यहाँ तक कि 75+ में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो फिजिकली इतने फिट होते हैं कि वो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं हमसे आपसे बेहतर तरीके से। तो क्यों है वो ऐसा? क्योंकि उन्होंने उसको ओवर टाइम मेंटेन किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 60 के बाद आती शुरुआत करी होगी, शुरुआत से फिजिकली बहुत ज्यादा फिट रहते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। बट अगर जनरल देखें तो ओल्ड एज में यही एक चीज होता है, सबसे ज्यादा फिजिकल हेल्थ का लॉस होता है। तो अब हम यहाँ पे जब लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा, आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, तो लेट एडल्टहुड में, ओल्ड एज में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हम जनरल बात करेंगे। मैं उन 2-3 लोगों की यहाँ पे बात नहीं करूंगी ना, आप कर सकते हैं जो एक्सेप्शंस हैं, हम बात करेंगे जनरल। तो जनरल तो यही होता है कि ओल्ड एज एक ऐसा लाइफ फेज होता है जो बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को पार करने के बाद आता है। ओल्ड एज कंसिस्ट ऑफ एजेस नियरिंग और सरपासिंग द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को गेन करने के बाद यहाँ तक पहुंचते हैं। लोगों को ओल्ड समझा जाता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज और सोशल रोल्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो बहुत सारी डिसीजेज उनके अंदर हो सकती हैं, सिंड्रोम, सिकनेस, तरह तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कैन बी कंसिडर्ड एज ओल्ड व्हेन दे बिकम ग्रैंड पेरेंट्स, व्हेन दे बिगिन टू डू लेस और डिफरेंट वर्क। जब उन रिटायरमेंट का एज आ जाए, जब लगने लगे उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है, जब लगने लगे कि वो चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, तब हम उन्हें ओल्ड एज में काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे ओल्ड होने लगते हैं मतलब ग्रो करने लगते हैं, और बहुत सारे बॉडी के फेलियर्स, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स के फेलियर्स भी यहाँ पे होते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती है, बॉडी सेल्स जो होती हैं वो और भी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती हैं। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव सभी तरीके के चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब वो फिजिकल पे पहले आ जाते हैं। फिजिकल में आप यही देखेंगे, एक एक करके लिखेंगे, हर तरीके के चेंज को मेंशन करेंगे एग्जामिनेशन में, कि कोई भी इंडिविजुअल मूव्स टुवर्ड्स देयर ओल्ड एज, देयर आर चेंजेस व्हिच अकर्स नेचुरली एंड नॉट ड्यू टू एनी डिसीज। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो सब में होती है, नेचुरली होती हैं, ऐसा नहीं कि वो डिसीज की वजह से होती हैं।
Physical changes that occur in the bodies of the individuals can be divided into two main categories: external change, internal change. कुछ चेंज जो बाहर से नजर आते हैं, एजिंग के साइंस हैं, वो काफी ऑब्वियसली नोटिस हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेस होंगे जो इंटरनल होंगे, नजर नहीं आएंगे। बाहर आने वाले में तो आपको पता ही है क्या क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं। स्किन की इलास्टिसिटी, रिंकल, ड्राई स्किन, बॉडी पोस्चर, वॉकिंग मूवमेंट, ये सब चीजें बाहर से नजर आती हैं। फंक्शनल एज इज द एक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन डिस्प्लेस। फंक्शनल एज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो मैंने बात की थी कि फंक्शनैलिटी इन द सेंस ऑफ फंक्शनैलिटी, कोई भी पर्सन कितना एक्टिव है उसके बेसिस पर हम उसको ओल्ड या यंग डिफाइन कर लेते हैं। कहते हैं ना, अरे वो तो अंकल तो आज भी जवान है, आप देखिए कितना अच्छे से दौड़ जाते हैं, कितने अच्छे से वो जंप कर लेते हैं किसी भी चीज पे। क्यों बोल रहे हैं हम कि आज भी जवान है? हमारे कहने का मतलब वही है कि उनके फंक्शनैलिटी में वो चीजें दिख रही हैं जो अडल्ट में होती हैं, तो इस तरीके से नजर आता है। अब सेंसरी चेंजेस एक एक करके बात करेंगे। सेंसरी चेंजेस बहुत ही फास्ट होते हैं। हियरिंग जिसमें सबसे पहले लिया गया है, वैसे तो आपको पता है सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 हैं: हियरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल एंड टच, सबको बताया गया है आगे। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी पर आप समझते हैं इन चीजों को। हियरिंग के केस में क्या होता है, कुछ फैक्ट्स की तरह से आप चीजें ध्यान में रखेंगे। About 30% of people over 60 have a hearing impairment, but about 33% of those 75 to 84 and about half of those over 85 have hearing loss. कुछ काइंड ऑफ डेटा है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो कि लोग जो होते हैं ना, ओल्ड एज में आते आते उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता, कभी कभी उन्हें मशीन्स भी लगानी पड़ती हैं इसके लिए, और हियरिंग का लॉस होना इज अ वेरी कॉमन थिंग, जो डिफाइन करता है कि पर्सन ओल्ड एज की तरफ जा रहा है। ओके, ओल्डर पेरेंट्स इसकी वजह से एम्बैरेस्ड या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो इनके अंदर कॉग्निटिव चेंजेस भी होते हैं, जैसे इमोशनल चेंजेस जिन्हें कह सकते हैं, कि वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आपसे आपसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा मुझे शायद सुनाई नहीं देगा तो सामने वाला मेरा मजाक बनाएगा या फिर मेरी बात पर उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो हियरिंग का इफेक्ट बाकी चीजों में भी देखने पे मिल सकता है। कंसंट्रेशन भी हियरिंग की उनकी कम हो जाती है, जैसे वो ध्यान नहीं दे पाते कि क्या चल रहा है, ये चीजें। विजन की बात करें तो विजन में भी ये सब चीजें नजर आती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, विजन जो है वो स्लाइटली स्लो होने लगता है, कम होने लगता है विजन। अंदाजा नहीं लगता इंसान को, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के होता है। कुछ लोग आप देखते हैं कि मेजर ऑपरेशंस वगैरह भी कराते हैं, आईज में लेंसेज वगैरह चेंज कराते हैं, और आईज की फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज होने लगती है, लाइट में अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, ज्यादा टाइम लगता है उन्हें, और इसकी वजह से लाइफ स्टाइल और बिहेवियर में फर्क आता है। ठीक है ना, जब वो चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जैसे छोटे छोटे कामों में उनको प्रॉब्लम आएगी, किसी चीज़ को देखने में इशू होगा, कोई चीज़ दूर की है तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, ऐसी तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये क्यों होता है या क्या क्या होता है आई रिलेटेड इश्यूज, ये हम यहाँ पे देखेंगे कि कैटरैक्ट्स आर क्लाउडी एरियाज, ये प्रॉब्लम आती है जब सर्जरी वगैरह कराते हैं। ब्लाइंडनेस का इशू भी हो सकता है, ज़्यादा अगर विजन शुरुआत से ही कम रहा है तो आगे चल के वो ब्लाइंडनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। और इसके अलावा मैकुलर डिजेनरेशन अकर्स व्हेन लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द मैकुला, ये सब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ये तो फिर बहुत डीपर में चला जाएगा। टेस्ट और स्मेल की बात करें तो टेस्ट को लेके भी कुछ लॉस होता है एज के साथ साथ में, और स्मेल को लेके भी होता है, लेकिन ये बहुत सीवियर नहीं होता विजन और हियरिंग के कंपैरिजन में, थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं देखने को मिलता। और बस इतना ही टेस्ट एंड स्मेल में हम देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। टच की बात करें तो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। स्किन चेंजेस लीव द ओल्डर पर्सन वल्नरेबल टू डिस्कम्फर्ट एंड हार्म ड्यू टू रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी। हीट सोर्सेज सच एज हीटिंग पैड्स, हॉट वाटर बॉटल्स एंड पॉट हैंडल्स कैन हर्ट द स्किन, क्योंकि स्किन में ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है, तो अगर कोई गर्म चीज़ होगी तो वो बर्निंग ज़्यादा कर देगी। ऐसे देखा होगा ना आपने कि खाल जो होती है, स्किन जो होती है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे वाली स्टेज पे वो आ जाते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उस वो किसी सेंसिटिविटी को जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बिल्कुल वही चीज़ ओल्ड एज के पीपल के साथ भी होने लगती है टच के केस में। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे होती हैं। बोन्स और मसल्स की बात करें तो थोड़ा सा बोन्स जो होती हैं वल्नरेबल होने लग जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी चली जाती है, हाथ पैरों में दर्द होना, जॉइंट पेन होना बोन्स की वजह से। मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि एक्टिवली चीज़ें कर पाएँ, काफ़ी लिगामेंट्स में ब्रेक हो जाना, बोन्स में ब्रेक हो जाना, अगर ऐसे टाइम पर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट या हो जाए तो वो रिकवरी होने में भी टाइम लग जाता है, और उस पर भी अगर कोई डिसीजेज हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। टीथ के बारे में बात करें तो पता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दांत जो है वो जाने लगते हैं, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं, कुछ ना कुछ डिसीजेज इससे रिलेटेड हो सकती हैं, और नेचुरल टीथ उनके जा सकते हैं पूरी तरीके से, है ना। फिर इसकी वजह से उनको खाने पीने में भी इशू होने लगते हैं। डाइजेशन की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, अपसेट होना एपेटाइट का, लूज मोशन जल्दी हो जाना, या हर तरीके की चीज़ को पेट जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पाता, हर तरीके की चीज़ को खा नहीं पाते, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। उस पर भी अगर डिसीजेज हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं।
अगर किसी पर्सन ने ओल्ड एज तक आते आते अपनी हेल्थ को अच्छा मेंटेन किया है तो खाने पीने से रिलेटेड इशू नहीं होते हैं, मगर मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि डाइजेशन के इश्यूज भी रहते हैं। ओके, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं जल्दी मतलब वल्नरेबल होती चली जाती है बॉडी, और न्यूट्रिएंट्स भी उतना ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं करते हैं। जैसे अगर एक छोटे बच्चे को या चाइल्डहुड में बच्चे फ्रूट्स खाते हैं तो उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो वर्क करते हैं बॉडी पर यहाँ पर ज़्यादा सप्लीमेंट्स देने पर भी चीज़ें बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं, बॉडी उतनी जल्दी उस पर रिएक्ट नहीं करती है। सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी लोगों को होने लगते हैं। ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजिकल एंड कॉग्निटिव फंक्शन इज कैरीड थ्रू द ब्लड। द एल्डर विद पुअर सर्कुलेशन में एक्सपीरियंस फॉरगेटफुलनेस एंड अदर सिम्टम्स ऑफ पुअर कॉग्निशन। ये सब चीजें होती हैं। ब्लड वेसल्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी लूज इलास्टिसिटी एज वी एज। इसका मतलब हुआ कि जो स्वेलिंग हो सकती है एक्सट्रीमिटीज पे आके, consequently the heart which undergoes muscle change as we age must pump harder in order to carry the blood in all parts of the body। धीरे धीरे हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं पर्सन को, जरूरी नहीं है हो, लेकिन स्ट्रोक्स वगैरह आना या उम्र के साथ जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती है इन चीजों की वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, कार्डियोवास्कुलर की, तो काफी एज के साथ साथ इनमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। टी सेल्स भी काफी लेस इफेक्टिव हो जाती हैं, और बॉडी द ब्लड एब्जॉर्ब लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एंड एक्सपेल्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको ओवरऑल ओल्ड एज में हमें फर्क देखने को मिलता है। हेल्दी फंक्शनिंग के लिए स्लीप जरूरी होती है, लेकिन इस टाइम पर स्लीप ही आनी बंद हो जाती है, लोगों को बहुत कम नींद आती है। और ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम सो सकते हैं, किसी भी टाइम नैप ले सकते हैं, स्लीप के इश्यूज भी क्रिएट होने लगते हैं। स्लीप एक प्रॉब्लम की तरह से अब होने लगती है एज के साथ साथ, अच्छी नींद नहीं आ पाती है ओल्ड एज में। ओके, सेक्सुअलिटी की बात करें तो सेक्सुअल डिजायर्स, फिजिकल कैपेसिटी, ये सब चीजें ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती हैं, नहीं रहती हैं, कह सकते हैं। फीमेल में तो बिल्कुल भी नहीं रहती हैं, मेल्स में थोड़ा हो सकती हैं, लेकिन एज के साथ साथ वो भी चीजें बदल जाती हैं। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी अगर किसी को कोई है तो फिजिकल डिसेबिलिटी में पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। फिजिकल डिसेबिलिटी होने की वजह से ओल्ड एज काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। और जैसे इम्यून सिस्टम डिक्लाइन होता है, निमोनिया, लंग इन्फ्लेमेशन, इनके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, उम्र के साथ साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। प्राइमरी एजिंग की कैटेगरी तब हम डिफाइन करते हैं जब कोई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड हेल्थ, जब कोई भी बायोलॉजिकल एजिंग प्रॉपर तरीके से चलती है तो प्राइमरी एजिंग की कैटेगरी होती है। सेकेंडरी एजिंग का मतलब है कि जब बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, कोई हेरिडिटरी डिफेक्ट्स हैं, नेगेटिव एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डिसीजेज, ये सब होने की वजह से सेकेंडरी एजिंग की कैटेगरी में कोई ओल्ड एज पर्सन आ सकता है। आर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं इस एज में, और आर्थराइटिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, ओबेसिटी भी हो सकती है, जॉइंट्स में डैमेज होना, ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो ओल्ड एज में रिलेटेड होती है, सभी को यहाँ पे कवर कर दिया गया है ना। डिफरेंट टाइप की जो भी डायबिटीज़ हो गई, इंजरीज हो गई, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, इंजरी की वजह से डेथ होने की भी सिचुएशन बन जाती है, ड्राइविंग जो है इस टाइम पर बहुत इफेक्टिवली पर्सन नहीं कर पाता, और बहुत सारी चीज़ों में हम यहाँ पे चीज़ें होते हुए देखते हैं। तो ये ओल्ड एज का जो भी जितना पोर्शन है, मेरी तरफ से तो एक्सप्लेनेशन कोई किया गया है, लेकिन आपको थोड़ा समराइज करना होगा अपने हिसाब से, अपने तरीके से इसको लैंग्वेज में बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। तो सम अप आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा आज का कवर होता है, पूरी यूनिट कवर होती है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। थोड़ा आपको रीडिंग की ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि मैंने भी आपको जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें समझाई हैं और आप अपने हिसाब से उनको आंसर्स लिखने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसके लिए भी एक क्विक ओवरव्यू आपको करना है। 5 से 10 मिनट आपको रीडिंग में लगेंगे, उतना टाइम वीडियो में आपने बचाया है मेरा। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यूनिट 2 में, जिसमें हम अगेन कॉग्निटिव चेंजेस की बात करेंगे। कॉग्निटिव चेंजेस क्विक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन था उसकी वहाँ पे हमें उतना ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ कॉग्निटिव सेंस में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आज का यहाँ पे खत्म होता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।